नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के सेल चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें दिए गए स्लाइड्स के अनुसार अगले महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को विस्तार से समझाया जाएगा। राइट। और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह आसान तरीके से समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिल्कुल। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। तो दोस्तों, स्लाइड 1 पर आते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है गोल्जी उपकरण के बारे में। ये नाम ना थोड़ा अजीब सा है। इसे ये नाम कैसे मिला और इसका मुख्य काम क्या है? हाँ, इसका नाम वाकई दिलचस्प है। पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि इसकी खोज कैमेलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी उपकरण कहा जाता है। ओहो, मतलब साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। राइट। तो ये असल में दिखता कैसा है? अगर हम इसके दूसरे पॉइंट को देखें तो ये स्पष्ट करता है कि यह झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक समूह है। झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं, मतलब मेम्ब्रेन से घिरी हुई कुछ थैलियों जैसा स्ट्रक्चर है इसका। एकदम सही। आप इसे एक के ऊपर एक रखी हुई चपटी थैलियों की तरह सोच सकते हैं। और परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण उपनाम है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस? अरे वाह, सेल के अंदर भी पोस्ट ऑफिस होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चौथा पॉइंट बताता है कि ये पदार्थों का संचयन यानी स्टोरेज करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में आपके पार्सल रखे जाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये सेल के अंदर बने पदार्थों को स्टोर करके रखता है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्लाइड 2 पर बढ़ते हैं। अगर ये सेल का पोस्ट ऑफिस है, तो क्या ये सिर्फ चीजों को स्टोर ही करता है या कुछ और भी काम करता है? नहीं नहीं, इसके काम बहुत डायनामिक है। स्लाइड के 5वें कार्य के अनुसार ये पदार्थों का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन करता है। अच्छा, मॉडिफिकेशन मतलब जो कच्चा माल आया है उसे तैयार करता है। हाँ, फिर छठा काम है कि यह पदार्थों की पैकेजिंग करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में पार्सल अच्छे से पैक होते हैं, वैसे ही यह सेल के मटेरियल को एक मेम्ब्रेन में पैक करता है। राइट। पैक करने के बाद तो ऑब्वियसली इसे भेजना भी होता होगा अपनी सही मंजिल पर। बिल्कुल, और वही इसका 7वां काम है। यह पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करता है। ये तय करता है कि कौन सा पार्सल सेल के किस हिस्से में जाएगा। क्या बात है, एकदम प्रॉपर सिस्टम है। और 8वां पॉइंट तो बहुत ही अलग लग रहा है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है एग्जाम के लिए। गोल्जी उपकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक लाइसोसोम बनाता है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अब आते हैं स्लाइड 3 पर। क्या ये कुछ खास चीजों का निर्माण भी करता है और क्या इसके कुछ और नाम भी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं? हाँ, इसका 9वां फंक्शन है, यह जटिल शर्करा यानी कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है। ये सरल शुगर को जोड़कर उसे जटिल बना देता है। अच्छा, और ये गोल्जी उपकरण कोशिका के किस हिस्से या किस तरह की सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? 10वें पॉइंट के हिसाब से यह स्रावी कोशिकाओं यानी सिक्रीटरी सेल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिक्रीटरी सेल्स मतलब वो सेल्स जो बॉडी में कुछ रिलीज करती हैं, जैसे कोई एंजाइम या हार्मोन? बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें लगातार चीजें पैक करके बाहर भेजनी होती हैं। और 11वें पॉइंट में इसके अन्य नाम दिए गए हैं। इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। राइट। और स्लाइड 1 में हमने जो चपटी पुटिकाएं पढ़ी थीं, उनका कोई टेक्निकल नाम भी है क्या? हाँ, 12वें पॉइंट में वही बताया गया है। इसकी चपटी पुटिकाओं को टेक्निकल भाषा में सिस्टर्ने कहा जाता है। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। सिस्टर्ने याद रहेगा। अब स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी अंदरूनी बनावट कैसी होती है? मतलब पार्सल अंदर कहाँ से आते हैं और बाहर कहाँ से निकलते हैं? 13वें पॉइंट के अनुसार गोल्जी उपकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: सिस फेस, मिडिल हिस्सा और ट्रांसफेस। तो ये सिस फेस और ट्रांसफेस कैसे काम करते हैं? देखिए, 14वां पॉइंट स्पष्ट करता है कि सिस फेस जो है ना, वो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थों को ग्रहण करता है।
मतलब आप इसे गोल्जी का एंट्री गेट मान सकते हैं। अच्छा, तो एंट्री सिस फेस से होती है, माल अंदर आया, मिडिल में पैक हुआ, और फिर एग्जिट कहाँ से होगी? एग्जिट ट्रांसफेज से होती है। 15वां पॉइंट यही है कि ट्रांसफेज तैयार पदार्थों को कोशिका के बाहर या अन्य भागों में भेजता है। ये इसका एग्जिट गेट है। बहुत बढ़िया। और 16वें पॉइंट में एक और एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा है, ये श्लेष्मा यानी म्यूकस के निर्माण में भी सहायक है। एकदम सही। बॉडी में म्यूकस बनाने में भी इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपको इसी तरह सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं स्लाइड 5 पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट 8 में बात की थी कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम बनाता है। तो ये लाइसोसोम आखिर है क्या और इसका क्या काम है? चलिए इसे समझते हैं। पहले पॉइंट में इसका परिचय है कि ये एक झिल्ली से घिरी थैली होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है ये। और इस थैली के अंदर होता क्या है? दूसरे पॉइंट के अनुसार इसमें पाचक एंजाइम्स यानी बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ओहो, पाचक एंजाइम? तो क्या ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है? हाँ, इसीलिए तीसरे पॉइंट में इसे कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहा गया है। ये सेल के सफाई कर्मी की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये साफ सफाई करता है, जो भी कचरा है उसे साफ कर देता है। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट बताता है कि यह बाहर से आने वाले हानिकारक कणों जैसे बैक्टीरिया को पचाकर खत्म कर देता है और सेल को बचाता है। ये तो बहुत ही काम की चीज है, एक तरह का डिफेंस सिस्टम हो गया। चलिए स्लाइड 6 पर चलते हैं। अगर ये सफाई और सुरक्षा का काम कर रहा है, तो फिर इसे ये खतरनाक उपनाम क्यों दिया गया है? मतलब इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, 5वें पॉइंट के हिसाब से ये टूटे फूटे कोशिकाओं को पचाकर साफ करता है। ये तो हम समझ गए। राइट, वो तो उसका नॉर्मल सफाई वाला काम हो गया। हाँ, लेकिन छठे पॉइंट में इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा गया है, और इसका असल कारण आपको 7वें पॉइंट में मिलेगा। अच्छा, तो क्या कारण है इसका? मैं सच में जानना चाहता हूँ। होता ही है ना कि जब कोशिका किसी वजह से बुरी तरह डैमेज हो जाती है और उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं बचता, तो ये लाइसोसोम खुद ही फट जाता है। ओहो, मतलब जानबूझकर फट जाता है? बिल्कुल। और जैसे ही ये फटता है, इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पूरी तरह पचा लेते हैं और खत्म कर देते हैं। बाप रे, अपनी ही सेल को खत्म कर देता है। ये तो एक तरह का सैक्रिफाइस हुआ ताकि बाकी बॉडी को इन्फेक्शन या नुकसान न फैले। एकदम सही पकड़ा आपने। और 8वां पॉइंट ये बताता है कि इसके ये जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक मीडियम में ही सक्रिय होते हैं। तो ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है। अगर गलती से एंजाइम बाहर आ भी गए तो वो न्यूट्रल सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब स्लाइड 7 पर आते हैं। लाइसोसोम के अंदर के ये जो शक्तिशाली एंजाइम हैं, ये आखिर बनते कहाँ हैं? गोल्जी तो सिर्फ पैक कर रहा था ना? बिल्कुल सही याद रखा आपने। 9वें पॉइंट में यही बताया गया है कि ये एंजाइम RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनते हैं। अच्छा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हें बनाता है? हाँ, फिर 10वें पॉइंट के अनुसार इन्हें गोल्जी उपकरण द्वारा पैक किया जाता है, जो हमने पुरानी बात से जोड़कर देखा है। राइट, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। और ये काम किस पीएच पर करते हैं? 11वां पॉइंट स्पष्ट करता है कि ये अम्लीय पीएच, जो कि लगभग 5.0 होता है, उस पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। 5.0 काफी एसिडिक है। और इन एंजाइम्स का कोई स्पेसिफिक नाम भी है क्या? हाँ, 12वें पॉइंट में लिखा है कि इन पाचक एंजाइमों को हाइड्रोलेज कहा जाता है। हाइड्रोलेज, एग्जाम के लिए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी होगा। अब बढ़ते हैं स्लाइड 8 पर। क्या लाइसोसोम के काम करना बंद करने से शरीर में कोई बीमारी भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उससे पहले 13वां पॉइंट देखते हैं। अपनी सुरक्षा वाली भूमिका के कारण इसे कोशिका की पुलिस भी कहा जाता है। पुलिस, वाओ, सेल के अंदर पोस्ट ऑफिस भी और पुलिस भी। बिल्कुल। और 14वां पॉइंट ये है कि इसकी झिल्ली अत्यंत स्थिर यानी हाईली स्टेबल होती है, ताकि यह गलती से फटकर कोशिका को बेवजह नुकसान ना पहुंचाए। ये तो बहुत जरूरी है, वरना तो कभी भी सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। और बीमारियों के बारे में क्या है 15वें पॉइंट में? 15वें पॉइंट के अनुसार इसकी कमी से स्टोरेज रोग यानी स्टोरेज डिजीजेज होते हैं। मतलब एंजाइम की कमी से सेल के अंदर कचरा जमा होने लगता है। ओहो, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है? हाँ, 16वें पॉइंट में एक प्रमुख बीमारी का नाम है टे-सैक्स रोग।
ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो लाइसोसोमल एंजाइम की कमी से होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सेल की सफाई और पुलिसिंग समझने के बाद अब आते हैं स्लाइड 9 पर। एक बड़ा सवाल ये है कि कोशिका के पास इन सब कामों को करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी कहाँ से आती है? यही हमारा पहला पॉइंट है स्लाइड का। इस ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस, ये तो हमने बचपन से साइंस की किताबों में पढ़ाई है। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि यह ऊर्जा एटीपी के रूप में निर्माण करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तीसरे पॉइंट में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जैसे हम पैसे से बाजार में सामान खरीदते हैं ना, वैसे ही कोशिका एटीपी खर्च करके अपना काम करती है। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। और इस पावर हाउस की बनावट कैसी होती है? चौथे पॉइंट के अनुसार इसकी बनावट दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन वाली होती है। डबल मेम्ब्रेन। चलिए स्लाइड 10 पर इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझते हैं। ये बाहर और अंदर की झिल्ली कैसी दिखती है? 5वें पॉइंट में बताया गया है कि इसकी बाहरी झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, मतलब पोरस होती है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, चीजों को आर पार जाने देने के लिए। अच्छा, और अंदर वाली झिल्ली कैसी होती है? छठा पॉइंट कहता है कि इसकी भीतरी झिल्ली वलित होती है यानी फोल्डेड होती है। उसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं। तो ये अंदर वाली झिल्ली मुड़ी हुई क्यों होती है? और इन मोड़ों का कोई नाम है? हाँ, 7वें पॉइंट में इनका नाम दिया गया है। भीतरी झिल्ली के इन वलनों को क्राइस्टे कहा जाता है। ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। क्राइस्टे। राइट। और 8वां पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे हैरान करने वाली बात बताता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। वेट, अपना खुद का डीएनए? ये तो बहुत अजीब बात है। चलिए स्लाइड 11 पर चलते हैं। खुद का डीएनए होने से इसे क्या फायदा मिलता है? 9वां पॉइंट बताता है कि इसके पास अपने राइबोसोम भी होते हैं, मतलब ये अपने कुछ जरूरी प्रोटीन खुद बना सकता है। इसे न्यूक्लियस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छा, तो ये काफी इंडिपेंडेंट है सेल के अंदर। पूरी तरह नहीं, लेकिन 10वें पॉइंट के अनुसार इसी खूबी की वजह से इसे अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनॉमस अंगक कहा जाता है। यह अपना आधा काम खुद संभाल लेता है। सेमी ऑटोनोमस। और एक सेल में ऐसे कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? क्या इसका कोई फिक्स नंबर है? 11वां पॉइंट यही क्लियर करता है। एक कोशिका में इसकी संख्या उसकी ऊर्जा आवश्यकता पर निर्भर करती है। मतलब जिस सेल को जितना ज्यादा काम करना है उसमें उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो स्लाइड 12 पर इसी का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है? 12वें पॉइंट में इसका बहुत सटीक उदाहरण है। हमारी मांसपेशी कोशिकाओं यानी मसल सेल्स में उन्हें मूवमेंट के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक पाए जाते हैं। राइट, क्योंकि मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। और जो अंदरूनी फोल्ड्स थे, क्राइस्टे, उनका मेन काम क्या है? 13वें पॉइंट में हम फिर से याद दिलाते हैं कि भीतरी झिल्ली के वलन को क्राइस्टे कहते हैं। हाँ, और 14वें पॉइंट में शायद इसके फंक्शन के बारे में लिखा है। बिल्कुल। 14वां पॉइंट बताता है कि इसी क्राइस्टे पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे असल में वो एटीपी या ऊर्जा बनती है। मतलब ये फोल्ड्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन सके। बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। हाँ, नेचर की इंजीनियरिंग कमाल की है। अब आते हैं आज के सेशन की आखिरी स्लाइड 13 पर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के खाली हिस्से या द्रव को क्या कहते हैं? 15वें पॉइंट के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव या फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है? 16वां पॉइंट बताता है कि इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है, जो ऊर्जा बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट और शुरुआती स्टेप है। बहुत बढ़िया। और इसके खुद के डीएनए के बारे में कोई और खास बात है जो हमें जाननी चाहिए? हाँ, 17वां पॉइंट कहता है कि इसका डीएनए वृत्ताकार यानी सर्कुलर होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए की तरह। बैक्टीरिया की तरह? ये तो एवोल्यूशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा लगता है जैसे कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आकर रहने लगा हो। एकदम सही सोच रहे हैं आप। और 18वां पॉइंट तो परीक्षा के लिए सबसे हैरान करने वाला तथ्य बताता है। वो क्या है? ये बताता है कि हमारे शरीर का सारा माइटोकॉन्ड्रिया हमें केवल हमारे मातृपक्ष यानी हमारी माँ से प्राप्त होता है, पिता से नहीं। क्या बात है! मतलब हमारा पावर हाउस सीधा हमारी मदर से आता है।
ये तो सच में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।